मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के प्रयासों को उस समय बड़ा झटका लगा जब इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित गजा पीस बोर्ड की व्यवस्था को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। ये विवाद ट्रंप प्रशासन के उस महत्वाकांक्षी 20 सूत्रीय शांति प्लान के दूसरे चरण में प्रवेश करते ही सामने आया, जिसका उद्देश्य गजा में स्थायी शांति और पुनर्निर्माण सुनिश्चित करना है। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ने गजा के भविष्य की देखरेख के लिए एक उच्च स्तरीय पीस बोर्ड के गठन का ऐलान किया। इसकी अध्यक्षता स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। हालांकि घोषणा के कुछ ही घंटों के बाद इस्राएली प्रधानमंत्री कार्यालय ने फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। नेतन्याहू के कार्यालय ने स्पष्ट किया कि बोर्ड के सदस्यों का चयन और इसकी संरचना इसराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के विरुद्ध है। सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है कि अमेरिका ने इतनी बड़ी घोषणा से पहले इसराइल से कोई सलाह मशवरा नहीं किया। पीस बोर्ड पर क्यों भड़का इसराइल? ट्रंप ने इस बोर्ड में अपने सबसे करीबी सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों को जगह दी है, जिनमें जेरेड कुशनर जो कि ट्रंप के दामाद हैं, मार्को रूबियो अमेरिकी विदेश मंत्री, टोनी ब्लेयर जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और अजय बंगा जो विश्व बैंक अध्यक्ष हैं, उन्हें इस बोर्ड में शामिल किया गया है। इसराइल को विशेष रूप से निकोले म्लादेनोव जो कि गजा के उच्च प्रतिनिधि और बोर्ड में तुर्की और कतर जैसे देशों के अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व पर आपत्ति है। इसराइल का आरोप है कि ये देश हमास के प्रति नरम रुख अपनाते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने विदेश मंत्री गिदोन सार को आपातकालीन निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे तुरंत अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अन्य शीर्ष अधिकारियों से संपर्क कर इसराइल की चिंताओं को आधिकारिक रूप से दर्ज कराएं। इसराइल का कहना है कि गजा के लिए किसी भी कार्यकारी बोर्ड का गठन उसकी सहमति के बिना स्वीकार्य नहीं होगा। इसराइल के भीतर भी नेतन्याहू पर भारी राजनीतिक दबाव है। उनके गठबंधन के दक्षिणपंथी मंत्रियों ने चेतावनी दी है कि अगर गजा का नियंत्रण ऐसे बोर्ड को सौंपा गया जिसमें इसराइल विरोधी तत्व शामिल हैं, तो वे सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं। एक तरफ जहां कूटनीतिक स्तर पर युद्ध छिड़ा हुआ है, वहीं जमीनी स्तर पर गजा की स्थिति दयनीय है। जनवरी की कड़ाके की ठंड और बारिश ने लाखों विस्थापित फिलिस्तीनियों की जान जोखिम में डाल दी है। इसराइल द्वारा कुछ अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मानवीय सहायता की गति धीमी हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप जो अपनी डील्स के लिए जाने जाते हैं, इस समय कश्मकश में है। एक तरफ उनका सबसे मजबूत सहयोगी इसराइल है और दूसरी तरफ उनकी वो ऐतिहासिक शांति योजना जिसे वे अपनी विरासत के रूप में देख रहे हैं। अगर अमेरिका बोर्ड की संरचना में बदलाव नहीं करता तो गजा में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती और पुनर्निर्माण के कार्यों में बड़ा गतिरोध पैदा हो सकता है। आने वाले हफ्तों में वॉशिंगटन में एक उच्च स्तरीय शिखर बैठक की संभावना है, जहां ट्रंप और नेतन्याहू के प्रतिनिधि इस विवाद को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। आगे फिलिस्तीन का नारा और पीछे फिलिस्तीनियों के हत्यारों की मदद। जी हाँ, ये सच्चाई है संयुक्त अरब अमीरात की। जब से इसराइल और हमास के बीच गजा में जंग शुरू हुई है, तब से जहां मुस्लिम दुनिया इसराइल के खिलाफ नारा बुलंद किए हुए है, वहीं दूसरी ओर यूएई पर्दे के पीछे लगातार इसराइल का साथ दे रहा है। इसका खुलासा किया है अमीराती लीक्स ने। इस संस्था ने संयुक्त अरब अमीरात के अत्यंत गोपनीय सरकारी दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए। इन दस्तावेजों ने न केवल गजा में यूएई की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सूडान के गृह युद्ध में इसराइल और यूएई के बीच गहरे रक्षा संबंधों की भी पोल खोल दी है। लीक दस्तावेजों के अनुसार जब पूरी दुनिया गजा में मानवीय संकट पर चिंता जता रही थी, तब यूएई की जॉइंट ऑपरेशंस कमांड इसराइल को सीधी सैन्य सहायता देने की रूपरेखा तैयार कर रही थी। लीक रिपोर्ट का दावा है यूएई ने अपने बेड़े से 27 आधुनिक टैंक और प्रतिबंधित फास्फोरस मिसाइलों का भंडार इसराइल को भेजने की योजना बनाई थी। यूएई ने लाल सागर क्षेत्र में स्थित अपने सैन्य ठिकानों यमन में अल-मोखा और इरिट्रिया में असाब को इसराइली रसद के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया था। दोनों देशों के बीच एक साझा सूचना केंद्र यानी इंटेलिजेंस सेंटर बनाने की बात सामने आई है, ताकि हमास के खिलाफ रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा की जा सके। इन दस्तावेजों में इसराइल के साथ संयुक्त अरब अमीरात की मिलिट्री की पहले कभी न देखी गई सीधी भागीदारी का खुलासा हुआ है। ये पत्र अक्टूबर 2023 का है, जिसे यूएई रेड क्रिसेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हमदान बिन जायद अल नाहियान ने लिखा था और ये यूएई आर्म्ड फोर्सेस की जॉइंट ऑपरेशंस कमांड को संबोधित था। लीक दस्तावेजों में ये खुलासा हुआ है कि जहां एक ओर यूएई इसराइल का समर्थन कर रहा था, वहीं दूसरी ओर कुवैत ने फिलिस्तीन में चरमपंथी समूहों को जबरदस्त वित्तीय सहायता दी, जो उनकी जांच के अनुसार कुवैत और यूएई के बीच हुए संबंधों का साफ उल्लंघन था।
यूएई ने आतंकवाद विरोधी मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस में करीबी एकजुटता और इंटीग्रेटेड सहयोग पर जोर दिया। साथ ही ये भी कंफर्म किया कि इसराइल को $1 अरब के इंटेलिजेंस उपकरण और डिवाइस दिए जाएंगे। दूसरी ओर सूडान को लेकर भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। यूएई और इसराइल का ये गठबंधन केवल गजा तक सीमित नहीं है, बल्कि सूडान के गृह युद्ध में भी सक्रिय है। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्स और उसके नेता जनरल हेमेती को दोनों देशों का साझा समर्थन मिल रहा है। सूडान का उपयोग वर्षों से हमास तक ईरानी हथियारों की तस्करी के लिए होता रहा है। आरएसएफ की जीत से ये सप्लाई लाइन हमेशा के लिए कट सकती है, यानी ईरान की एक और नस दब जाएगी। सूडान के तटों पर पकड़ बनाने से इसराइल को हूथी विद्रोहियों के खिलाफ एक रणनीतिक मजबूती मिलती है। सूडान में आरएसएफ के प्रमुख जनरल हेमेती ने संकेत दिए हैं कि वे सत्ता में आने पर इसराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करेंगे, जो इसराइल के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। ये खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब यूएई सार्वजनिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थन और युद्ध विराम की वकालत कर रहा है। आलोचकों का कहना है कि यूएई एक दोहरी नीति पर चल रहा है, दुनिया के सामने शांति दूत की छवि और पर्दे के पीछे इसराइल का सैन्य साझेदार। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये दस्तावेज पूरी तरह से प्रमाणिक हैं, तो इससे यूएई के रिश्ते सऊदी अरब और कतर जैसे देशों से बिगड़ सकते हैं, जो क्षेत्र में शांति के लिए अलग दृष्टिकोण रखते हैं। गाजा में विनाशकारी युद्ध ने हमास के शीर्ष नेतृत्व को लगभग ध्वस्त कर दिया है। इजरायली हमलों में संगठन के 2 सर्वोच्च नेताओं के मारे जाने के बाद अब हमास इतिहास के सबसे संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। ऐसे वक्त में संगठन आंतरिक चुनाव के जरिए खुद को दोबारा खड़ा करने की तैयारी में लगा हुआ है। एएफपी से बात करते हुए हमास से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने पुष्टि की है कि चुनाव की प्रक्रिया लगभग तैयार है और जैसे ही जमीनी हालात अनुमति देंगे, मतदान कराया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक यह प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू हो सकती है। हालांकि युद्ध की अनिश्चितता हर कदम पर खतरा बनी हुई है। अक्टूबर 2023 में जंग शुरू होने के बाद इजराइल ने हमास के शीर्ष नेतृत्व पर सटीक और घातक प्रहार किए। जुलाई 2024 में तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या और फिर अक्टूबर में राफा में याह्या सिनवार का मारा जाना इस बात का संकेत था कि इजराइल की रणनीति नेतृत्व को सिरविहीन करने की है। इसी खतरे के चलते हमास ने किसी एक व्यक्ति को नेतृत्व सौंपने से परहेज किया और कतर में 5 सदस्यीय अंतरिम नेतृत्व समिति बनाई। पिछले 15 दिनों में यही समिति हमास के सैन्य, राजनीतिक और कूटनीतिक फैसले ले रही है ताकि जिम्मेदारी बटी रहे और इजरायली हमलों से संगठन को रणनीतिक झटका न लगे।